हाँ जी, क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का ये वीडियो सुबह 8 बजे का एनालिसिस होगा। जो GS2 और GS3 में क्वेश्चंस आए थे, मैं IR और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूं। तो 4 सवाल IR के आए थे GS2 में और 4 सवाल इंटरनल सिक्योरिटी के आए थे GS3 में। हर साल इतने ही सवाल आते हैं। 50 मार्क्स का IR आता है और 50 मार्क्स का इंटरनल सिक्योरिटी आता है। तो 100 मार्क्स का डिस्कशन यहां पे मेरे हवाले सौंपा गया है और आपके साथ मैं वो डिस्कस करूंगा। देखिए, अब एनालिसिस जो मेरा है पर्टिकुलरली GS2 और GS3 को लेके, मैं हर वक्त कहता हूं, प्रीमिक्स में भी कहता हूं, तमाम IR की वीडियोस में भी कहता हूं, इंटरनल सिक्योरिटी के वीडियोस में भी कहता हूं कि ये दोनों सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं, एक तो मुझे इस करके भी अच्छे लगते हैं बिकॉज इसमें करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा इस बार भी, अगर आपने मेंस के क्वेश्चंस देखे हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए हो। एक आधा क्वेश्चन जरूर लगता है कि ये कहां से आ गया, लेकिन फेयरली प्रिडिक्टेबल। एक बात पे हम शायद एग्री कर सकते हैं कि जितना अनप्रिडिक्टेबल और जितना डिफिकल्ट हमको प्रीलिम्स लगता है, मेंस थोड़ा प्रिडिक्टेबल है, रिलेटेबल है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम कंप्लीशन की होती है कि क्या हम 3 घंटे के समय में कंप्लीट 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। मेरे एक फ्रेंड है, मैं आपको बता सकता हूं, वो भी फिलहाल एज DYSP पंजाब पुलिस में सर्व कर रहे हैं। तो उनका लास्ट अटेम्प्ट था UPSC का, उन्होंने भी UPSC का अटेम्प्ट दिया और एक उनको चैलेंज आ रहा था कि उनको हाथ उनके बहुत दर्द कर रहे थे लिखते लिखते। और ये चैलेंज हर किसी के साथ आता है, 6 घंटे एक दिन में पेपर लिखना, GS1 GS2 GS3 GS4 इतना आसान काम नहीं होता। तो चैलेंज होता है, हमने भी काफी चैलेंजेस देखे। हमारे जमाने में तो मेंस सर्दियों में हुआ करता था, तो उस वक्त तो और मुश्किल होता था अपने हाथ को चलाना, बिकॉज सर्दी में इतनी ज्यादा ठंड में तो लिखना भी मुश्किल होता है। खैर, अभी मौसम अच्छा था। खैर, IR के सवाल की बात करें, एक बार नजर मार लेते हैं। पहला क्वेश्चन SCO से रिलेटेड था। वायरस ऑफ कंफ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम्स। तो देखिए, SCO की प्रेसिडेंसी भारत के पास 2023 में थी। अब मैंने ये कहा था एक शॉर्ट वीडियो में कि जाहिर सी बात है कि जी SCO से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो किसी बच्चे ने कमेंट किया कि आपके लिए कहना तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चों SCO से रिलेटेड क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, 2021 में भी आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि SCO से रिलेटेड क्वेश्चन पहली बार आया है, 2021 में भी आया था। और क्योंकि प्रेसिडेंसी थी भारत के पास, तो और वैलिड रीजन बनता था। ऐसे तो G20 की प्रेसिडेंसी भी थी, लेकिन आप कहेंगे कि सर वो सवाल नहीं आया। अरे अगली बार आ जाएगा, इसमें क्या हो गया, घबराते क्यों हो? IR में जो इवेंट्स पिछले 3-4 सालों में होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं UPSC में भी। तो डिमांड क्या है क्वेश्चन की? तो पहले तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ब्रीफली बता दिया, भारत की जर्नी क्या रही है। 2005 में भारत एक ऑब्जर्वर बना था SCO में पाकिस्तान के साथ, और 2017 में भारत और पाकिस्तान को कंप्लीट मेंबरशिप मिली थी SCO में। अब जैसे हम जानते हैं कि ईरान को भी मेंबरशिप मिल चुकी है, तो अब 9 मेंबर हो गए हैं SCO के, पहले 8 थे। ये रीसेंट डेवलपमेंट है। तो अब टेंशंस क्या है विद इन द SCO? इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान टेंशंस की बात करें, क्या SCO एक एंटी वेस्ट प्लेटफॉर्म है? क्योंकि भारत के पास प्रेसिडेंसी है, तो भारत इस बात को और बेबुनियाद साबित कर सकता है कि नहीं, भारत के संबंध तो वेस्टर्न देशों के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो SCO एक एंटी वेस्टर्न फॉर्मेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भारत SCO में है तो व्हाई वुड इंडिया बी इन सच अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज अगेंस्ट द वेस्ट, व्हिच इज अगेंस्ट अमेरिका और यूरोप? एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया? नाउ जब टेंशंस की बात आती है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात आती है, क्योंकि SCO बात करता है टू फाइट अगेंस्ट 3 इविल्स, व्हिच इज सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। तो सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, ये 3 इविल्स की बात आती है। तो जहां तक ये 3 इविल्स की बात है, तो एक बात हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने उनके पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सामने, बिलावल भुट्टो के सामने कही थी, दैट देखिए, आप आतंकवाद की बातें कर रहे हैं, बट यू कांट टॉक अबाउट टेररिज्म विद द परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म, that you people are responsible for state sponsored and cross border terrorism. You people are coming to this SCO forum and talking about terrorism. You people are saying that, look, Pakistan is saying that, look, we have the problem of bad terrorism, that we are a country jahan pe there's a good Taliban, there's a bad Taliban, so the bad Taliban are not good terrorists in Pakistan. We don't accept any such nonsense. Terrorism is terrorism. Terrorism is not good or bad in our terms. And then apart from this conflict, what are the other conflicts within the SCO?
मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं, आप कहेंगे कि सर शुरू हो गए कि आपने कि ये कराया था वो कराया था, पर भैया कराया था तो थोड़ा सा तो बताना बनता है ना, यहाँ पे थोड़ी बहुत ही अपनी दुकान भी यहाँ पे चला ले। अब कराया था, मेंस का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स था तो वहां पे कराया था, तो उस करके बता रहा हूं। मैंने क्वेश्चन दिया था बच्चों को क्रैश कोर्स में कि देयर कंटिन्यूज टू बी अ परसेप्शन इन द वेस्ट कि एससीओ एक एंटी वेस्ट फोरम है। भारत की प्रेसिडेंसी ऑफ एससीओ इस परसेप्शन को कैसे चेंज कर सकती है, तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था क्रैश कोर्स में। तो खैर यहां पे स्क्रीनशॉट है उसका लेके, लेकिन वैल्यूडेशन के तौर पे, अब इस आंसर को डिटेल में तो क्या डिस्कस करना, लेकिन आपको वैल्यूडेशन के तौर पे, जैसे आपको मैंने बताया कि एससीओ के बारे थोड़ा सा हमने बता दिया कि एक रीजनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। शंघाई 5 इसका प्रीडिसेसर था, 1996 में बना गया था। 2001 में शंघाई 5 बनता है एससीओ, क्योंकि साथ में उज्बेकिस्तान भी जुड़ जाता है। भारत और पाकिस्तान फुल टाइम मेंबर्स 2017 में बनते हैं। एससीओ का स्ट्रॉन्ग फोकस क्या रहा है, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड रहा है। अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये भी इश्यूज आए हैं विद इन दी फोरम ऑफ एससीओ। अगर डिस्प्यूट्स की बात करें तो तजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा था पिछले पूरे साल में, there was a conflict. Armenia, Azerbaijan was another conflict happening in the Eurasian region, but in the Central Asian region, Tajikistan and Kyrgyzstan, that was another conflict. See, Armenia, Azerbaijan का relevance यहाँ पे नहीं आता because वो SCO के members नहीं हैं. Otherwise अगर वो होते तो उनकी बात भी कर सकते थे, but Tajikistan, Kyrgyzstan is another source of tension, conflict within the SCO, तो इसके बारे यहाँ पे mention करना जरूरी था. What is India doing? One of the key ways India's playing its role is by promoting the principle of peaceful dialogue and conflict resolution, कि कैसे हम संवाद के जरिए, डिस्कशन के जरिए नेबरिंग कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो कैसे सुलझा सकते हैं। इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विच इज लैकिंग विद इन दी एससीओ कंट्रीज। तो चाहे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं या हमारा जो लिंकेजेस हैं विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। भारत ने एससीओ की प्रेसिडेंसी के चलते बहुत सारी एससीओ की मीटिंग्स कोऑर्डिनेट करी थी, बहुत सारी एससीओ की मीटिंग्स भारत में हुई थी। एससीओ लेड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज को इंडिया ने लीड किया था, जिस मेन मकसद के लिए एससीओ को बनाया गया है, जो फाइटिंग द 3 इविल्स की बात आती है, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, उन 3 इविल्स के खिलाफ कैसे अब अपनी लड़ाई को और बुलंद कर सकते हैं, इसके बारे में बात करी थी। एंड देन एससीओ की जो एडवोकेसी है टू शो एडहेरेंस टू इंटरनेशनल नॉर्म्स, इस बात को लेके, जैसे कि अगर हम बात करें रिस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ ईच ऑफ द कंट्री, इस बात को इंडिया ने रिटरेट करा है कि अगर एससीओ के चार्टर में अगर ये बात स्थापित करी गई है तो ये बात तो उतनी ही चाइना और पाकिस्तान दोनों पे ही लागू होती है। तो इनडायरेक्टली यहां पे चाइना और पाकिस्तान को भी मैसेज दिया गया कि भैया देखो, आप कहो कि अखंड पाकिस्तान, अखंड चाइना, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ अखंड इंडिया ऑल्सो, that let's not interfere in each other's territories. Then 2017 में क्या क्या रोल इंडिया का रहा था। इंडिया ने एससीओ समिट in 2017 India hosted the SCO summit in Astana, Kazakhstan, which was attended by the leaders of all 8 member states. अब 9 हो चुके हैं ईरान की एंट्री से। 2018 में इंडिया ने होस्ट किया था एससीओ का काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज पीस मिशन, कहां पे, राजस्थान में, जहां पे 2000 से ज्यादा जवानों ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम ऑल द 8 कंट्रीज। 2019 में इंडिया ने होस्ट किया था एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली, और यहां पे इस फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग पे काउंटर टेररिज्म रिलेटेड कोऑपरेशन पे बात करी गई थी, सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स और ट्रेड रिलेटेड मेजर्स पे बात करी गई थी। 2022 में एससीओ समिट समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ था, और यहां पे इंडिया ने कहा कि एससीओ को फोकस करना चाहिए रीजनल कनेक्टिविटी, बिकॉज हमारी जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ काफी कमजोर है, काफी वीक है। कैसे हम अपनी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ बढ़ा के और ट्रेड बढ़ा सकते हैं, इस बात के ऊपर यहां पे एम्फसाइज किया गया था। 2021 में एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, भारत ने ये वर्चुअल फॉर्मेट में होल्ड किया था। वाई? बिकॉज ऑफ द सिचुएशन अनफोल्डिंग इन अफगानिस्तान। और उसी वक्त दिसंबर की बात है कि इवन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे हमारे भारत के, अजीत डोवल, उन्होंने भी एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी लेवल मीटिंग between India and the other heads of the state of SCO countries, the NSAs of the other countries of the SCO, उनके बीच में मीटिंग कंडक्ट करा था about the situation unfolding in Afghanistan, because जैसे आप जानते हैं अगस्त 2021 में तालिबान आया था अफगानिस्तान में, तो सिचुएशन काफी वोलेटाइल थी। 2022 में अगेन इंडिया होस्टेड the SCO Council of Heads of the Government meeting। also 2022 में हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ द हेड्स ऑफ द स्टेट मीटिंग कंडक्ट किया था। अगेन एम्फेसिस वहां पे कनेक्टिविटी के ऊपर था, अफगानिस्तान के इशू के ऊपर था। रैट्स प्लेटफॉर्म को लेके, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म को लेके काफी बातचीत करी गई थी इन तमाम मुद्दों में।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्रॉडर फ्रेमवर्क यहां पे डिस्कस किया गया, जिस हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। देन एक क्वेश्चन आया था इंडिया के डायस्पोरा से रिलेटेड। इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट। इन द वेस्ट यानी कि यहां पे डेवलप्ड कंट्रीज की बात हो रही है। डिस्क्राइब करना है इसकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। 10 मार्क का क्वेश्चन था। मैं आपको यहां पे स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन हमने यूट्यूब पे ही डिस्कस किया था। तो पहले तो यहां पे हम थोड़ा सा ब्रीफली बता सकते हैं कि इंडियन डायस्पोरा का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या था। इंडिया के डायस्पोरा ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है इन डेवलप्ड देशों की इकोनॉमीज में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है रेमिटेंसेस के ऊपर, जहां पे ये कहा गया है कि इंडिया इज द टॉप मोस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस। $100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया में आ चुके हैं। और रेमिटेंसेस इंडिया में जो आ रहे हैं वो ज्यादातर कहां से आ रहे हैं? अमेरिका और यूरोप से आ रहे हैं, नॉट फ्रॉम वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया से रेमिटेंसेस यानी कि जो हमारे भाई बंधु मिडिल ईस्ट में जाते हैं काम करने के लिए, वहां से तो हमेशा रेमिटेंसेस काफी आते थे, लेकिन अभी ज्यादातर जो पैसे अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को हमारे जो भाई बंधु भेज रहे हैं वो अमेरिका और यूरोप से भेज रहे हैं। नाउ देखिए यहां पे क्वेश्चन 12 जुलाई को, यदि आप 12 जुलाई 2023 जो मेन्स अ डे का जो सीरीज है, जो मेन्स अ डे का इनिशिएटिव हमने चलाया था प्रीलिम्स के बाद, यदि इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करेंगे, 12 जुलाई 2023 को ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन को नजर मारें। Engagement between India and its diaspora has evolved over the years. How this has evolved? What role Indian diaspora plays in shaping India's relation with developed countries? ये सब वहां पे डिस्कस किया था। तो अगेन अब यहाँ पे फ्रेमवर्क तो आपके सामने है। इस क्वेश्चन का जो आंसर था, फ्रेमवर्क आपके सामने है। आप जाके वहां पे चाहें तो एक बार वीडियो भी देख सकते हैं जहां पे डिटेल में इसको डिस्कस किया था। जहां तक माइग्रेशन की बात है तो देखिए, माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ में वर्ल्ड बैंक ने यह कहा था कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ रिकॉर्ड $100 बिलियन रेमिटेंस, $100 बिलियन इन रेमिटेंस इन 2022। और वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ में यह भी कहा गया था कि इंडिया टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट है विद अराउंड $87 बिलियन, जो कि 2021 में रिसीव हुए थे। 2023 की रिपोर्ट जो आई है वहां पे यह कहा गया है 2023 की रिपोर्ट में कि $111 बिलियन इंडिया के पास इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। सो देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट। देखिए पहले क्या था कि जो लो स्किल्ड लेबर है वो आमतौर पे मिडिल ईस्ट में काम करने चाहता था। अब क्या हो रहा है कि जो हाई स्किल्ड लेबर है, जो हाईएस्ट इनकम अर्निंग कैटेगरी में जो लोग आते हैं, वो अब जो स्किल्ड लोग हैं वो कहां पे जा रहे हैं? यूरोप में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं काम करने के लिए। पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे जो हमारे माइग्रेंट्स थे, बिकॉज लॉकडाउन थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो काफी कुछ उन्होंने सेव भी किया, काफी उन्होंने बेनिफिट भी किया, जो कि यूएस और यूरोप की जो सरकार उन्हें स्टिमुलस पैकेजेस दिए थे, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के चलते जो पैकेजेस आए थे, और उसके चलते उनकी सेविंग्स भी काफी हुई थी, जो कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को यहां पे भेजी। सो डेफिनेटली इसके चलते बहुत बड़ा रोल हमारे डायस्पोरा ने प्ले किया है, नॉट ओनली इन हार्नेसिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री बट ऑल्सो देयर कंट्री। ऑल्सो देन यहां पे बात आ जाती है कि देखिए अब एक बहुत साइजेबल पॉलिटिकल वोट बैंक भी बनता है। देखिए जैसे इंडिया कनाडा के बीच में भी इशू चल रहा है, बिकॉज 2%, मोर देन 2% ऑफ द पॉपुलेशन इन कनाडा इज द सिख पॉपुलेशन। देयरफॉर किसी भी कनेडियन पार्टी के लिए जो सिख पॉपुलेशन है एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनता है। अमेरिका में कितने इंडियंस रहते हैं, यूरोप में कितने इंडियंस रहते हैं, अब ये बहुत बड़ा वोट बैंक बनता है। तो इनके जो कंसर्न्स हैं पॉलिटिकली, जिनके जो कंसर्न्स आते हैं, जो भी कंसर्न्स ये अपने सोसाइटी में फेस करते हैं, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां के अपने अपने पार्लियामेंट्स में रेस करने पड़ते हैं। तो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और हिस्टोरिकली देखें तो ऐसा, इट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट कि हमारे जो लोग हैं वो फॉरेन लैंड्स में काम करने जा रहे हैं। ये प्रथा तो कितने सालों से चलते आ रही है। तो इस करके ये जो डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकल डायमेंशंस, इकोनॉमिक डायमेंशंस, सोशल डायमेंशंस रिलेटेड टू डायस्पोरा, ये ब्रॉडर फ्रेमवर्क मैंने उस क्वेश्चन में भी शेयर किया था, जो कि 12 जुलाई 2023 को मेन्स डे के इनिशिएटिव में क्वेश्चन यूट्यूब पे आया था, वहां पे जाके भी देख सकते हैं। अगेन यहां पे आप डेटा देख सकते हैं, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज इंडिया में कहां से आ रहे हैं। तो यूएसए हैज ओवरटेकन यूएई एज फार एज द मैक्सिमम रेमिटेंसेज इज कंसर्न्ड। More than 24% remittances in India are coming from America. Then it is around 18% coming from UAE. And then you can see UK से भी लगभग 7% remittances India में आ रहे हैं. Now the next question spoke about NATO, the expansion and strengthening of NATO and a stronger US-Europe strategic partnership works well for India. What is your opinion about this statement? Give reasons and examples to support your answer. Now देखिए पिछले 2 साल से यूक्रेन वॉर चल रहा है एंड न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर्स में नेटो को लेके बहुत बातचीत हो रही है। अक्सर नेटो को क्रिटिसाइज किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप नेटो को क्रिटिसाइज करते थे कि कब तक अमेरिका यूरोप के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, यूरोप अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी खुद क्यों नहीं ले सकता? व्हाई इज दैट यूरोप इज नॉट स्ट्रांग इनफ
to have a strong security architecture. So अब देखिए, अब यहाँ पे अब कितने सारे आर्टिकल्स आए हैं, कितनी सारी डिस्कशन हुई है. आई रिमेंबर कि जब मैं एडिटोरियल एनालिसिस इस चैनल पे करता था तो काफ़ी आर्टिकल्स स्पेसिफिकली मार्च, अप्रैल, मई, जून में 2022 की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स भी हमने डिस्कस करे थे एडिटोरियल्स में. समबडी हु इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर ऑन अ डे टू डे बेसिस, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. तो अब देखिए, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है. नेटो और अमेरिका का क्या रिलेशन है. नेटो जो बना है 1949 में, कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस जो बना है टू चेक द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म 1949 में, कौन से वो फाउंडिंग कंट्रीज थी. इस तरह का आप ब्रीफ बैकग्राउंड दे सकते हैं नेटो के बारे. यूक्रेन वॉर एक रीजन बना जिसके चलते यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लगा कि भाई हमको अपने आप को और मजबूत करना है. डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार ये बात कह रहे थे, लेकिन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं या जो जर्मनी के जो नए चांसलर बने थे, उन्होंने भी कहा कि इट्स हाई टाइम कि हम अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को थोड़ा रिफॉर्म करें, स्ट्रेंथन करें. जर्मनी ने कमिट किया कि हम 2% ऑफ आवर जीडीपी हम स्पेंड करना चाहते हैं टू स्ट्रेंथन आवर आर्मी. एक्सपेंशन ऑफ नेटो हुआ. फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश भी नेटो के फोल्ड में आ चुके हैं. स्ट्रॉन्गर यूएस ईयू रिलेशंस विल हेल्प कीप check on the assertive powers, belligerent powers like China and Russia. And also, why is this a win-win for India? Because you will see a convergence of America and also European Union in the Indo-Pacific as far as containing the rise of China is concerned. Now, there was a question in the crash course which I discussed. The future of the West-led global order will be defined by how effectively it responds to the crisis in Ukraine. Do you agree? Now, ये question interestingly 2022 के क्रैश कोर्स में और 2023 के क्रैश कोर्स में, दोनों ही क्रैश कोर्सेज में ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था. तो 2023 में फाइनली ये क्वेश्चन आ गया था. तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वेस्ट लेड ग्लोबल ऑर्डर और क्या क्या बेनिफिट इसका इंडिया के लिए होगा ना. हाउ डज इट हेल्प इंडिया. पहली बात, डेटरेंट अगेंस्ट aggression, deterrent against belligerent powers. So a strong NATO and US-Europe partnership can act as a deterrent against these powers, these countries, aggression shown by state actors like China and Russia. Then enhanced security partnership. Now again, अगर enhanced security partnership होती है, so obviously this will definitely help the non-NATO allies of America. For example, India की बात करें, India is not a major NATO ally. And this will also help India to improve its own military capabilities, specifically when it comes to the Indo-Pacific. Economic opportunities की बात आती है, अगर एक cohesive, because let's not forget कि India is moving ahead to explore a possible free trade agreement with the European Union. So a cohesive US-Europe strategic partnership can also lead to stability in the global economic order, because we are seeing the winds of recession and high inflation happening in America and in Europe. Most of these economies are under recession. And then of course shared democratic values. Dono India or NATO, they share democratic values, and this can obviously lead to closer cooperation in the global forums. But what will be the challenges which India might face अगर US और EU का ज़्यादा strong convergence होता है? पहली बात तो अगर इंडिया इस बात को लेके खुश होता है तो मे बी कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना दे माइट सी दैट इंडिया इज बीइंग हैप्पी एंड इंडिया इज ड्रिफ्टिंग मोर क्लोजली टुवर्ड्स अमेरिका. नाउ इंडिया इज ऑटोनोमस. इंडिया को कोई रोक नहीं सकता कि वो अमेरिका के टुवर्ड्स ड्रिफ्ट करे या रशिया के टुवर्ड्स ड्रिफ्ट करे. वी ऑलवेज मेंटेन्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पॉलिसी राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट. But this perception of India being a closer US ally, this might hurt Russia, and Russia might even be more closer to China, seeing India being more closer to America. And अगर NATO अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, NATO अगर और ज्यादा मजबूत होता है, डेफिनेटली that would lead to more increased मिलिट्री टेंशंस इन यूरोप. अभी रशिया बार बार कह रहा है कि अभी नेटो कंट्रीज हैं, अमेरिका है, उनका क्या मतलब बनता है यूक्रेन को मदद करने का. तो जितना नेटो की एनर्जी और अमेरिका की एनर्जी यूरोप में डाइवर्टेड रहेगी, उतनी ही कम एनर्जी और इतना ही कम फोकस अमेरिका इंडो पैसिफिक में दे पाएगा. रिमेंबर 2021 में प्रेसिडेंट बनने के बाद जो बाइडेन ने कहा था कि मेरा फोकस साउथ एशिया या सेंट्रल एशिया नहीं होगा या मिडल ईस्ट नहीं होगा, मेरा फोकस इंडो पैसिफिक में होगा. तो ये एक मेजर चैलेंज इंडिया के लिए बनता है. The last question was about the International Maritime Organization. All to be very frank and all fairness, ये क्वेश्चन मैंने कहीं दूर दूर तक नहीं कराया था, ना क्रैश कोर्स में ना यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड सा लगा के आया. बट एनी हाउ, सी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉस्मोस. अब ये लाइन किसने कही है किसने नहीं कही है, ये तो खैर हमको नहीं पता, या अगर पता है तो गूगल सर्च करके हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं. पूछा यहाँ पे ये गया है कि देखिए, वैसे मैं एक बात तो बार बार कहता हूं कि जिस देश के पास पावर होगी कि वो महासागर के ऊपर डोमिनेंस बना सके, तो वो देश ही ताकतवर होगा. आज के ज़माने में वैसे
बहुत पुराने टाइम की बात है कि ये बात कही गई थी दैट वो देश स्ट्रांग होगा जिसका जो डोमिनेंस है, जिसका डोमिनेंस सी के ऊपर होगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे इंडो पैसिफिक रीजन की बात होती है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन की बात होती है, चाइना अपना नेवल डोमिनेंस इस रीजन में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। खैर, उस पर्सपेक्टिव से हमको आंसर नहीं करना था इस क्वेश्चन में, हमको इस पर्सपेक्टिव से आंसर करना था कि कैसे आईएमओ अपना रोल प्ले कर रहा है इन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड एनहांसिंग मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। टिपिकल एक ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहां पे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है? अगर हम इंडिया के एस्पिरेशन की बात करें फॉर टू बिकमिंग अ ब्लू वाटर इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज की बात होती है, व्हाट इज द रोल विच इज बीइंग प्लेड बाय द आईएमओ। नाउ आईएमओ एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन का, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंप्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग एंड ऑफ कोर्स टू प्रिवेंट पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। इसकी स्थापना 1948 में करी गई थी और 175 मेंबर स्टेट्स हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। आईएमओ एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड एनहांसिंग मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। It does this by developing and implementing international regulations for the shipping industry. तो अब शिप्स क्या क्या रोल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द आईएमओ? तो शिप सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पोल्यूशन प्रिवेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात आती है, चेकिंग ऑयल स्पिल्स की बात आती है। तो आईएमओ टेक्निकल असिस्टेंस देता है, ट्रेनिंग देता है टू मेंबर स्टेट्स ताकि उनको मदद मिल सके कि कैसे वो आईएमओ की रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईएमओ। आईएमओ का जो काम है दैट हैज हेल्प टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ ऑयल स्पिल्स फ्रॉम द शिप्स had decreased by over 90% since the IMO's Marpol Convention which was adopted in 1973। तो इस मार्पोल कन्वेंशन का आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं जस्ट टू सी कि आप कितना अटेंटिवली वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि मार्पोल कन्वेंशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस मार्पोल कन्वेंशन, जस्ट टू सी दैट आप कितना अटेंटिवली इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ एंगेज करना, जस्ट टू सी कि वो कितना अटेंटिवली बातों को सुनते हैं, टीचर्स के इन डिटेल वीडियोस को देखते हैं। नहीं तो आमतौर पे बहुत सारे बच्चे तो बस पीडीएफ लेके गायब हो जाते हैं। तो आईएमओ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर उसकी फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज की बात हो, चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की बात हो, 2018 में आईएमओ ने एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी एज फार एज रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज कंसर्न फ्रॉम द शिपिंग इंडस्ट्री। ये स्ट्रैटेजी इंक्लूड करती है द गोल ऑफ रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिपिंग बाय एटलीस्ट 50% by 2050 कंपेयर टू द 2008 लेवल्स। एंड देन कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जो आईएमओ, उसके बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। आईएमओ का एक इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी है, देन आईएमओ का इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड है, और आईएमओ का बैलेंस्ड वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन भी है जो कि डिजाइन किया जाता है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्वेसिव एक्वेटिक स्पीसीज इन द मरीन एनवायरनमेंट। नाउ अगेन 50 मार्क्स के 4 क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी के आए हैं। तो देखिए अब 20 मिनट में हमने आईआर को डिस्कस किया, तो थोड़ा 15 मिनट सिक्योरिटी पे भी लगा देते हैं। वीडियो यदि लंबा लगता है तो माफी चाहूंगा, थोड़ा 1.5x या 2x की स्पीड पे देख लेना। हो सकता है कि शायद आपको वीडियो उतना ही एंगेजिंग लगे जितना एंगेजिंग आपको ओटीटी पे लगता है, कुछ हॉटस्टार पे या नेटफ्लिक्स पे देखना। यदि नहीं लगता तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोशिश करूंगा वीडियोस को और इंटरेस्टिंग बनाने की। 50 मार्क्स का भैया सिक्योरिटी के 4 सवाल आए थे। हर साल ही 50 मार्क्स के 4 सवाल आते हैं, कोई नई बात नहीं है सर। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल, winning of hearts and minds in terrorism affected areas is an essential step in restoring the trust of population। तो ये बात तो यूपीएससी खुद ही बता रहा है कि अच्छा ये कुछ स्ट्रैटेजी है जो कि मदद करती है कि देखिए लोगों का भरोसा जीतने के लिए सरकार है, आर्मी है, पुलिस है, तो रादर देन काउंटिंग द नंबर ऑफ पीपल, कितने मारे गए, कितने शहीद हुए, इससे बेटर है कि हम कोशिशें करें कि हम लोगों का दिल कैसे जीत सके। आतंकवादी क्या करते हैं? आतंकवादी लोगों के मन में भय पैदा करते हैं, फियर पैदा करते हैं। आतंकवादी कहते हैं कि देखो मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरे नाम का यहां पे बहुत दबदबा है, तुम्हारी जो सरकार है, तुम्हारी जो पुलिस है, तुम्हारी जो आर्मी है, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकती है, वो मेरे सामने बिल्कुल पावरलेस है। तो साइकोलॉजिकली लोगों को इन्फ्लुएंस में करने के लिए टेररिस्ट क्या करते हैं? फियर का रोल प्ले करते हैं। अब यदि आर्मी या यदि पुलिस या यदि सरकार, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार की बात करें, अगर सरकार भी ऐसा काम करने लगे कि वो भय के बलबूते पे, फियर के बलबूते पे विश्वास जीतने की कोशिश करे, तो क्या वो सही बात है? तो फियर के बलबूते पे ना विश्वास नहीं जीता जाता। विश्वास जीतने के लिए आपको थोड़ा सॉफ्ट हैंड अप्रोच दिखानी पड़ती है। अब ये एक सवाल पूछा गया है इन कंटेक्स्ट ऑफ द steps adopted by the government of India as far as the conflict resolution in Jammu and Kashmir is concerned। Specifically अब 4 साल हो चुके हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को। तो पहले तो बताएंगे ये स्ट्रैटेजी क्या है।
WHAM स्ट्रैटेजी, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ पीपल। ये कैसा एक यूजफुल स्ट्रैटेजी है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में। कॉइन इसको कहते हैं, COIN। प्लीज इसको सिक्का मत समझना कि मैं किसी सिक्के की बात कर रहा हूं कि कोई सिक्के दिए जाते हैं लोगों को इस स्ट्रैटेजी में। कश्मीर पोस्ट एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और कम्युनिटी पुलिसिंग एंड आउटरीच टू कम्युनिटी और सॉफ्ट हैंड टच, इन चीजों के बारे यहां पे बात करनी थी। तो मिसाल के तौर पे क्रैश में हमने क्वेश्चन शेयर किया था, मेंस के क्रैश कोर्स में 2023 में सवाल डिस्कस किया था, What steps have been taken by the center to curb terrorism in recent times in JNK? 10 मार्क्स का सवाल था, 150 वर्ड्स का। अगेन यहाँ पे भी 10 मार्क्स का सवाल पूछा गया है। तो देखिए जैसे यहाँ पे इस सवाल में हमने ब्रॉडर फ्रेमवर्क डिस्कस किया था कि क्या स्ट्रैटेजी है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्कस किया गया है, डिस्कस सेवरल स्टेप्स टेकन बाय सेंटर टू कर्ब टेररिज्म इन JNK इन रीसेंट टाइम्स। तो यहाँ पे विनिंग दी हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द पीपल वाली बात करी गई थी। अंडरस्टैंड करें एक बात को, ये बात को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं हमारे जीएस के लेक्चर में कि जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है ना, या जो विनिंग दी हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल वाली स्ट्रैटेजी है, ये भी काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी है। काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी डज नॉट मीन कि हमने ठाठा सारा टाइम करना है, नहीं। काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी में आपके डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स भी आ जाते हैं, पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव्स आ जाते हैं, जो कि लोगों को अपने वश में करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो कि लोगों का दिल जीतते हैं, लोगों का मन जीतते हैं। देखिए जब विनिंग दी हार्ट्स एंड द माइंड्स ऑफ पीपल की बात आती है तो पॉपुलेशन एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत सारे देश इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने भी इस स्ट्रैटेजी का इंप्लीमेंट किया था। ब्रिटिशर्स ने 20th सेंचुरी में मले पेनिनसुला में सबसे पहली बार इस स्ट्रैटेजी का इंप्लीमेंटेशन किया था। ब्रिटिशर्स बेसिकली जितनी भी कॉलोनीज में उनका एम्पायर सेटअप था, तो आप देखते हैं कि मिड ऑफ द 20th सेंचुरी में बहुत सारे देश आजाद हो जाते हैं, डीकॉलोनाइज हो जाते हैं। जहां जहां पे ब्रिटिशर्स का प्रेजेंस था, तो वहां पे जाने से पहले उन्होंने इस स्ट्रैटेजी का अपना काफी इंप्लीमेंट किया था, ताकि जाते जाते वो लोगों की गुडविल जरूर जीत के जा सकें। अमेरिकन जिसको ह्यूमन टेरेन मैपिंग कहते हैं, जब पॉपुलेशन मैपिंग की बात आती है, देखिए पॉपुलेशन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। किस प्रकार कितने प्रकार के लोग रहते हैं, किस वर्ग के लोग रहते हैं। अब अगर यहाँ पे कश्मीर की ही बात करें, ट्राइबल लोग भी हैं, वहां पे हिंदूस भी हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, वहां पे जातियां भी आ जाती हैं। क्या क्या जातियों में मतलब लोगों को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना, टारगेट करना अकॉर्डिंग टू देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत जरूरी होता है, ताकि अकॉर्डिंगली टारगेट तरीके से आप ऐसे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लेके आ सकते हैं। इंपॉर्टेंटली इस स्ट्रैटेजी को इंटरनल ग्रीवांसेस को एड्रेस करना है। देखिए लोगों को यदि लगेगा कि यहां पे प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है, करप्शन बहुत है, हमको निग्लेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे वो नक्सल इफेक्टेड एरियाज हैं, या चाहे वो जम्मू कश्मीर है, लोगों को यदि लगेगा कि हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारी विशेष को पूरा नहीं किया जा रहा, हमारी प्रॉब्लम्स को सुना नहीं जा रहा, तो लोग फिर क्यों आपके साइड पे होंगे? वाई वुड आपने किसी का दिल जीतना है तो आपको दिल जीतने के लिए कुछ ऐसा काम तो करना पड़ेगा ना। अदरवाइज तो लोग कहेंगे कि क्या फर्क है सरकार में और इन मिलिटेंट्स में, कि भी सरकार भी हमारे काम नहीं आ रही है, मिलिटेंट्स भी हमारे काम नहीं आ रहे हैं। तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि कैसे आप लोगों का दिल जीत पाएंगे। तो रादर देन काउंटिंग द नंबर ऑफ किल एंड शॉट, यू हैव टू एड्रेस द इंटरनल ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल। अब कश्मीर में क्या है कि कश्मीर में हमेशा ना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस काफी देखने को मिला है, पाकिस्तान के द्वारा, ISI के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा। अब हर वक्त हम ये नहीं कह सकते कि कश्मीर में जो प्रॉब्लम है ना उसका जड़ पाकिस्तान है। अगर ये हम हर बात कहते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे टूरिज्म नहीं डेवलप हो पा रहा था, वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं आ पा रही थी, इंडस्ट्री नहीं थी, एजुकेशन इंडिकेटर्स वहां पे काफी वीक थे। तो हम अगर सिर्फ केवल ये ब्लेम करते रहे कि नहीं इस सब की जो प्रॉब्लम है ना, जो लोगों की इंटरनल ग्रीवेंस है वो केवल पाकिस्तान के करके है, तो ये स्ट्रैटेजी सही नहीं रहेगी। वी हैव टू एड्रेस द इंटरनल ग्रीवेंसेस बाय ब्रिंगिंग इन डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स। तो 3 एक प्रोंग्ड अप्रोच होती है टू दिस स्ट्रैटेजी। एक तो पीपल फ्रेंडली मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करने जरूरी है, लोगों को अपने भरोसे में लेके आना है कि ये जो ऑपरेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं ये आपकी वेलफेयर के लिए, आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। आप हमें इन्फॉर्म करें यदि आपको पता है कि आपके बच्चे गलत रास्ते पे भटक गए हैं, आपको लगता है कि कुछ दहशतगर्द आपके आसपास आके घर पे में कहीं मोहल्ले में रह रहे हैं, कुछ घुसपैठी हैं जो सरहद पार आए हैं, तो आप बताइए हमको, हम उनको मार निकालेंगे, उनको बाहर निकालेंगे, ताकि किसी किस्म का कम्युनल वायलेंस आपके समाज में क्रिएट ना हो सके। परसेप्शन मैनेजमेंट, कश्मीर के लोगों को अगर ऐसा लगता है कि देखिए हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम इंडिया के नहीं, हम पाकिस्तान के हैं, हमको अच्छा लगेगा यदि बाबर आजम एक 6 मारे, हमको विराट कोहली के 6 मारने में खुशी नहीं मिलती है, तो परसेप्शन लोगों का क्या है, यानी कि परसेप्शन बदलने में हम कामयाब नहीं हो रहे हैं।
क्या आर्टिकल 370 को रद्द करके क्या हमने लोगों के मन से जो परसेप्शन है टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स इन इंडिया, टुवर्ड्स मेनल इंडिया, क्या वो हम बदल पाए हैं? तो परसेप्शन बदलना बहुत जरूरी है। अगर आतंकवादी या लश्कर तैयबा के लोग या जैश ए मोहम्मद के लोग बहुत सक्सेसफुल हैं परसेप्शन मैनेजमेंट में, तो भारत सरकार या हमारी आर्मी या हमारी पुलिस कितना सक्षम है ये परसेप्शन को बदलने में? एंड ऑफ कोर्स डेवलपमेंट वर्क तो साथ के साथ करना ही है। तो ये 3 स्टेप्स हैं विनिंग द हार्ट्स एंड द माइंड स्ट्रैटेजी में। चलिए अगला सवाल जो पूछा गया है वो ड्रोन्स के बारे में पूछा गया है। द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बाय आवर एडवर्सरीज अक्रॉस द बॉर्डर्स टू फेरी आर्म्स, एम्युनिशन, ड्रग्स इज अ सीरियस थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। अब पाकिस्तान से ड्रोन्स आते रहते हैं, पंजाब बॉर्डर की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात करें, राजस्थान बॉर्डर की बात करें, सो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल दिस थ्रेट? तो इन जनरल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात करें, मतलब ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, ये थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी जरूर है और ये बाकी देशों में भी देखा जा रहा है। क्योंकि ड्रोन्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बिकॉज ड्रोन्स एक तो इनएक्सपेंसिव है, ज्यादा महंगा नहीं है और बहुत ईजी टू ऑपरेट है और बहुत सारा सामान बहुत जल्दी से रिमोट एरियाज में आप सप्लाई कर सकते हैं। आपको लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है, ड्रोन्स जाते हैं, ड्रोन्स को हम शूट डाउन भी करते हैं। अक्सर पाया गया है कि ड्रोन्स में बहुत हैवी एम्युनिशन, ड्रग्स, ये सब पाया जाता है। टिफिन बॉक्सेस में ड्रग्स पाए जाते हैं, टिफिन बॉक्सेस में ग्रेनेड्स पाए जाते हैं। तो इनएक्सेसिबल एरियाज में जहां पे लोग नहीं जा सकते तो ड्रोन्स इजिली वहां पे पहुंच सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिमिनल्स कर रहे हैं। In recent years, there have been a number of high-profile incidents involving the use of drones to smuggle weapons and drugs. So, for example, 2019 में a drone was used to smuggle 300 kg of cocaine into America from Mexico. तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप यहां पे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव हमने दे दिया। Now, the use of drones poses a number of challenges to internal security. 3 challenges हैं। पहला, drones can be used to smuggle weapons and drugs into countries without being detected. अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो बीएसएफ है, जो हमारी आर्मी है, वो डिटेक्ट कर लेती है ड्रोन्स को, तो तब उनको शूट डाउन कर लेते हैं, लेकिन कई बार डिटेक्ट नहीं भी हो पाता। सेकेंडली, ड्रोन्स कैन बी यूज्ड टू डिलीवर एक्सप्लोसिव और अदर डेंजरस मटेरियल्स टू टारगेट इनसाइड द कंट्रीज। एंड तीसरा, ड्रोन्स को यूज किया जाता है टू कंडक्ट सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटी। और पता भी नहीं होता, अगर हमारे एनिमी कंट्री ने कोई अटैक प्लान करना है तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है कि भी रिकॉनेसेंस एक्टिविटीज के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटीज के लिए। और अगर ऐसे ड्रोन्स हमारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के आसपास पाए जाएंगे तो दैट कैन बी वेरी क्रिटिकल फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी। सो हाउ टू टैकल दिस थ्रेट? Deploying anti-drone systems, strengthening the border surveillance, working with international partners, international cooperation बहुत जरूरी होता है। देखिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस कंटेंट को पढ़ने के लिए। मैं थोड़ा सा क्विकली यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ बिकॉज अदरवाइज द वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्ग। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। ब्रॉडर मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी आप उसको एलैबोरेट कर सकते हैं। जेनरिक बातें हैं, कुछ ज्यादा मैंने ये नहीं कि हार्वर्ड से डिग्री करी है इंटरनल सिक्योरिटी की तो जाके ये पॉइंट्स लिख रहा हूँ, जेनरिक बातें हैं। Now, India has deployed anti-drone systems in border areas, specifically पंजाब की बात करें, Indian Army has also issued a request for information for procuring integrated drone detection system. तो भारत ने बॉर्डर सर्वेलेंस को रैंप अप करने के लिए, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है या इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो वहां पे काउंटर ड्रोन इंट्रूजन्स को काउंटर करने के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सर्वेलेंस यहाँ पे चीजें सेटअप करी हैं, सर्वेलेंस मेजर सेटअप करे हैं। हैदराबाद बेस्ड रोबोटिक्स फर्म्स हैज अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ऑटोनोमस एंटी ड्रोन सिस्टम नेम्ड एज Indrajal, which is capable of protecting large defense bases and other sensitive installations. ठीक है, तो कुछ इस आधार पे हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। नाउ अगला सवाल इंटरनल सिक्योरिटी में ये था कि व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया? गिव आउट द रोल ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज व्हिच आर टास्क्ड टू काउंटर सच थ्रेट्स। देखिए मेजर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भारत के क्या हैं? 3 मेजर हैं, JNK की इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट। देन बॉर्डर मैनेजमेंट की बात आती है बिकॉज हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, हम 15,200 किलोमीटर के बॉर्डर्स शेयर करते हैं विद आर नेबरिंग कंट्रीज। 4,100 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ पड़ता है, लगभग 1,600 किलोमीटर का बॉर्डर म्यांमार के साथ पड़ता है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पड़ता है और अगेन गोल्डन क्रिसेंट एक तरफ है, गोल्डन ट्रायंगल एक तरफ है, पोरस बॉर्डर्स हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब चीजें होती हैं। तो रोल ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत जरूरी बनता है यहाँ पे डिस्कस करना। अब एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क के तौर पे मैंने क्वेश्चन क्रैश कोर्स में डिस्कस किया था,
कंपेयर द करंट स्टेटस ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, विच इज द कश्मीर मिलिटेंसी, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी या नक्सलिज्म। तो ये 3 सबसे बड़े थ्रेट्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी के। कभी भी आपसे इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स पूछे जाते हैं तो इन 3 थ्रेट्स के बारे ही मेंशन करना है, दैट इज इट। इन 3 थ्रेट्स के बारे जरूर एम्फसाइज करना है। तो देखिए रोल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या आता है, तो आईबी है, आईबी और एनआईए है, तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देखिए एनआईए की स्थापना कब से हुई थी, 2008 के जो ताज टेरर अटैक्स हुआ उसके बाद एनआईए की स्थापना हुई। एनआईए ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है as far as investigating the and prosecuting people are concerned in Jammu and Kashmir। सीबीआई की बात करते हैं तो सीबीआई हाई प्रोफाइल केसेस ऑफ करप्शन एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डील करता है। ईडी की बात करें, ईडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में। तो ये हमारी एजेंसीज हैं। अब इन एजेंसीज के बारे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, डजंट मीन कि आपको आईबी के बारे किताब पढ़नी है, डजंट मीन कि आपने आरएनएडब्ल्यू के बारे किताब पढ़नी है, डजंट मीन कि सीबीआई के बारे आपने कोई किताब पढ़नी है। ये जेनरिक चीजें हैं जो कि आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं और ये चीजें आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं। क्या क्या रोल है सेंट्रल एजेंसीज का, इंटेलिजेंस को गैदर करना, क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना। जब इंटेलिजेंस को गैदर करना होता है, इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है, देखिए टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मैदान में जाके बस ठाठा 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 गोली मार के आ जाए तो काम खत्म हो जाएगा। अगर आपने इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे सिपाही, हमारे पुलिस कर्मचारी ऐसे बिना किसी रीजन के दिन दिहाड़े ना मारे जाएं, तो उनको इंटेल इनपुट्स मिलना बहुत जरूरी है कि जो टेररिस्ट हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, वो कहां पे छुपे हुए हैं, कहां पे बैठे हुए हैं। प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट्स के साथ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो बेहतरीन तरीके से तालमेल करके ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। क्रिमिनल्स को एप्रीहेंड करना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर उनको जेल में डालना। देन क्राइम होता है, डेफिनेटली होता है, कहां पे क्राइम नहीं होता, लेकिन कोशिश इंटेलिजेंस एजेंसीज की होती है कि अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए क्राइम्स को प्रिवेंट करना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, हमारे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, जितनी इंपॉर्टेंट हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उसको प्रोटेक्ट करना। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली जो लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो लोकल स्टेट जो हमारी, बिकॉज देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो जो लोकल पुलिस एजेंसीज हैं, जो स्टेट की पुलिस एजेंसीज हैं, उनको कैसे ये सेंट्रल एजेंसीज एड कर सकती है, कॉम्प्लीमेंट कर सकती है उनके डे टू डे ऑपरेशंस में, और कैसे उनके ऑपरेशन को, फंक्शनिंग को और ज्यादा बेहतरीन बना सकती है। देन लास्ट क्वेश्चन आया था, गिव आउट द मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया एंड द एफर्ट्स बीइंग मेड टू कर्टेल दीज सोर्सेज। नाउ अब देखिए, अब मेजर सोर्सेस क्या होते हैं, हम ऑर्गेनाइज क्राइम में पढ़ते हैं। मेजर सोर्सेस ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम में आता है ड्रग ट्रैफिकिंग आता है, फेक करेंसीज आता है, सट्टेबाजी आती है, गैम्बलिंग होता है, मैच फिक्सिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग। ठीक है, ये सब सोर्सेज हैं टेरर फंडिंग के, है ना। ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के बीच में लिंकेज होता है, तो ये सब सोर्सेज बनते हैं आतंकवादियों के लिए कि उनको फंडिंग कहां से मिलती है। एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइज क्राइम के जो लीडर्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो सिंडिकेट चलाते हैं, जिन्होंने ये सामान स्मगल करना है, चाहे वो हथियार हैं, चाहे वो ड्रग्स हैं, उनको बेसिकली मैसेंजर्स चाहिए होते हैं। अब मैसेंजर्स कहां से आते हैं, अब देखिए गोल्डन क्रिसेंट एक तरफ है, गोल्डन ट्रायंगल एक तरफ है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है। अगर हम कश्मीर की बात करें, वहां पे प्रॉक्सी टेरर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो ड्रग डीलर्स हैं, आर्म्स डीलर हैं, ये इन टेररिस्ट ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो एज मैसेंजर्स उनका सामान, ड्रग्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन है, चाहे वो वेपन्स हैं, उनको कैसे वो क्रॉस दी बॉर्डर स्मगल कर सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया था, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नो मनी फॉर टेरर। अब देखिए दोस्तों, ये एक प्योरली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, मुझे याद है, तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी फील किया मैंने। ये मैंने एडिटोरियल एनालिसिस जब मैं करता होता था, पिछले साल की बात है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं दुबला पतला था। जब से एडिटोरियल एनालिसिस छोड़ा तो थोड़ी सेहत बननी भी शुरू हुई है, पूरा टाइम ही लग जाता था पीपीटीज वगैरह बनाने में। खैर एनी हाउ, बहुत मजा आता था। काफी बच्चों ने कहा कि सर फिर से एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करें, बट अभी एंगेजमेंट काफी ज्यादा है, काफी चीजों में, इस करके अभी नहीं कर पा रहे हैं। बट 18 नवंबर 2022 को, डेट आपके सामने, चाहे तो अब YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं, 18 नवंबर 2022 को एडिटोरियल एनालिसिस में मैंने नो मनी फॉर टेरर, ये कॉन्फ्रेंस तब हुआ था, भारत में ही हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था कि 2018 में ये फ्रांस में हुआ था, 2019 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, देन 2020 में लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया, और 2022 में ये भारत में हुआ था। तो क्या क्या एजेंडा थे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस की, बिकॉज देखिए आज के टाइम पे जो ब्लैक मनी है, जो पैसा क्रिमिनल एक्टिविटी से जनरेट होता है, वो इवन क्रिप्टो करेंसीज में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्रिप्टो करेंसीज को डील करने का भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा भारत सरकार के लिए बना हुआ था कि बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी से कैसे डील किया जाए, कि क्या इस पे बैन लगाया जाए, कि क्या एक लेजिटिमाइज्ड डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस किया जाए। इसके चलते काफी बातचीत भी हुई थी।
पिछले बजट में। तो ये सब चीजें मैंने उस वक्त एडिटोरियल एनालिसिस में डिस्कस करी थी। ये कंटेंट यहां पे है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में से था। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन डुएबल है, करंट अफेयर्स में से हैं। अब ये तो प्योरली करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आया, एडिटोरियल्स में से क्वेश्चन आ गया, तो विच शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग एडिटोरियल्स ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो बहुत जरूरी है, तभी करके मैं बच्चों को कहता हूं कि YouTube पे तो हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे एडिटोरियल एनालिसिस के, न्यूज़पेपर एनालिसिस के, लेकिन आत्मनिर्भर स्पिरिट बहुत जरूरी है। अपना खुद का न्यूज़पेपर रोज पढ़ें, मिस ना करें, बिकॉज आपको नहीं पता जो करंट अफेयर आपने आज पढ़ा है वो कैसे आपको अगले साल मेंस में काम आ जाएगा। खैर, मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलेंगे बहुत जल्द और वीडियोस में। आज यहां पे कोई प्रमोशन करने के लिए स्लाइड नहीं है, बस यही कहूंगा बच्चों के भरोसा रखें अपनी टीचर्स पे। जो जो ये बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत हर कोई कर रहा है, यूट्यूब पे हो या ऑफलाइन पे हो, हम भी मेहनत कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि कैसे हम इन क्रैश कोर्सेज के जरिए, इन जीएस कोर्सेज के जरिए आपकी मेहनत को थोड़ा आसान बना सकें, ताकि आपको भटकना ना पड़े। इतने सारे रिसोर्सेज को कंपाइल करके पढ़ने के लिए, इतने सारे रिसोर्सेज कंपाइल करके पढ़ना बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है और वो पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम इज वेल। चलो, आपसे विदा लेता हूं, और बातें करेंगे खूब सारी। और बाकी दोस्तों मिलते हैं। आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था मैंने, वो छोटा सा होमवर्क आपको याद है जब मैं आईएमओ की बात कर रहा था, तो मार्पोल कन्वेंशन के बारे में आपने बताना है, वो कन्वेंशन का फुल फॉर्म क्या है, और वो कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन्स में आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये होमवर्क है। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। जय हिंद।